हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, यह आपके पेपर के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनता है, जैसे कि मूल अधिकार किस भाग से संबंधित है, मूल अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकार मूल संविधान में कितना था, मूल अधिकार वर्तमान संविधान में कितना है, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। इन तमाम बिंदुओं से आपके पेपर में प्रश्न बन सकता है। तो आइए एक एक पॉइंट को लिखते चलते हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों, मूल अधिकार यदि पूछे कि किस भाग में है तो यह है भाग 3 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाग 3। ठीक है। यदि पूछे कि भाग 3 में क्या है तो मूल अधिकार है। और यह भी प्रश्न बनता है मेरे साथियों कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या घोषणा पत्र कहा जाता है, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र कहते हैं। यह पॉइंट को लिख लीजिएगा, इसी के साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और घोषणा पत्र भी इसे कहते हैं, घोषणा पत्र। यह 2 पॉइंट यहां आप भाग 3 से लर्न करिए पहले। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। ठीक। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। भारतीय संविधान के किस भाग को घोषणा पत्र कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेरे साथियों, यदि हम बात करें मूल अधिकार का, तो मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 12 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो अगर प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का संबंध किससे है, किस भाग से है, तो मूल अधिकार से है। ठीक है। मेरे साथियों, मूल अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। स्रोत क्या है? क्या मूल अधिकार खुद से उपजा है या किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो नहीं, हम किसी देश के संविधान से इसे लिए हैं। और किस देश के संविधान से? अमेरिका से। यह पॉइंट को लिखिएगा। स्रोत क्या है हमारा मूल अधिकार का? तो अमेरिका है। खास एक बात जानिएगा अमेरिका से। मेरे साथियों, अमेरिका जो है, इसे 3 पॉइंट जानेंगे। पहला, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। यदि आपसे कोई पूछता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका। और विश्व का पहला अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। तो इस पॉइंट को तो पहले लिखिए। यह क्या है? विश्व का पहला लिखित संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। किस देश का है? तो अमेरिका का है। यह लिखा गया था और विश्व का पहला लिखित संविधान है। और कब लिखा गया था, यह कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1789 में। कब हुआ था? 1789 में यह बनकर तैयार हो गया था। एक खास बात जानिएगा, यह 3 पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूं मेरे साथियों। खास बात यह है कि अमेरिका का जब संविधान 1789 में बनकर तैयार हो गया था, उस समय अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार नहीं था।
ठीक है। अमेरिका के संविधान में 1789 में जब इसका संविधान बना था, उस समय मूल अधिकार इसके भी संविधान में नहीं था। यह भी बाद में जोड़ा। 10वां संविधान संशोधन किया 1791 में और बिल ऑफ राइट के नाम से अपने संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा। यह 3 पॉइंट को याद रखिएगा, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 10वां संविधान संशोधन था। तो लिख लीजिएगा 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन। और यह अमेरिका कब किया था? तो मेरे साथियों, यह अमेरिका 1791 में किया था। और मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट के नाम से अपने संविधान में जोड़ा था। यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने संविधान की तरफ। मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि आप यह बताइए कि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मूल अधिकार सीमित है या असीमित है, यह बताइए। आप टीचर कोई पढ़ाया होगा ना आपको, तो यह बताइए कि मूल अधिकार सीमित है या असीमित। सीमित का मतलब थोड़े में, असीमित का मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप क्या बताएंगे, सीमित है या असीमित है? यदि नहीं पता है तो यह लाइन से आपको पॉइंट आपको यह इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। पहले इस पॉइंट को लिखिएगा। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार सीमित है, मूल अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। अब देखिए, यह तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया कि मूल अधिकार सीमित है। हमें तो नहीं पता था कि मूल अधिकार सीमित है, हमें पता था कि मूल अधिकार असीमित है। इस लाइन को एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए। मूल अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। असीमित का मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे, लेकिन इस पॉइंट को देखिए। मूल अधिकार क्या है? सीमित है, असीमित नहीं है। आइए इसको देखिए। यदि मेरे साथियों, यदि हम बात करें एग्जाम्पल लेके, अनुच्छेद 21 पढ़े होंगे आप, ठीक है। अनुच्छेद 21 पढ़े होंगे आप, अनुच्छेद 19 पढ़े होंगे, बहुत सारे अनुच्छेद पढ़े होंगे, लेकिन 2 अनुच्छेद से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 में कई सारे अधिकार दिए हैं, जैसे कि नींद का अधिकार है। तो आपको नींद का अधिकार है, सोने का अधिकार है, तो आप अपने घर पे जाके सो सकते हैं। अब ये तो नहीं ना है कि आप बगल वाले जाके किसी पड़ोसी के बेड पे जाके सोएं, कहेंगे कि हमें मूल अधिकार है, हम सोएंगे। बल्ली बराबर मारेगा, इतना मारेगा कि कहिए मत, ठीक है ना, बहुत मारेगा। यह नहीं कह सकते हैं कि मूल अधिकार असीमित है। हमको सोने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ही प्रेम विवाह करने का अधिकार है। और कैसे है? लड़का का उम्र 21 वर्ष, लड़की का उम्र 18 वर्ष यदि हो जाता है तो वह शादी कर सकते हैं। और सोचिए कि लड़का का उम्र 20 वर्ष हो और लड़की का उम्र 17 वर्ष हो, यदि शादी करते हैं तो इतना कुटाएंगे, इतना कुटाएंगे कि कहने लायक नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें प्रेम विवाह करने का अधिकार है। वहाँ पे भी आपको एक नियम है, कानून है कि आप इस उम्र में आप चले जाएंगे तभी शादी कर सकते हैं। सोने का अधिकार है तो आप अपने घर में सो सकते हैं। यह नहीं है कि फोल्डिंग लिए, चारपाई लिए और जाके रोड पे ही सो गए, ठीक है। आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अधिकार आपका सीमित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बहुत बढ़िया, हो गया। तो मूल अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19 में भी वैसे ही है। अनुच्छेद 19 में बोलने की आज़ादी है। तो आपको बोलने की आज़ादी है तो क्या आप किसी को भी कुछ भी बोलते चले जाएंगे? नहीं। अगर आप
मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं और गाली गलौज पे उतर गए तो वो मानहानि का दावा ठोक देगा आपको। और जब मानहानि का दावा ठोकेगा ना तो आप पे जुर्माना भी लगेगा, 2 साल की सजा भी है। अब सोचिए कि तब तो क्या है, आपको बोलना उतना ही है जब तक दूसरे को चोट ना पहुंचे आपकी बोली से। इसलिए मूल अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, क्या यह बताइए कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? कौन कानून बना सकता है? यदि आपको मैं 4 विकल्प दूं, पहला विकल्प संसद, दूसरा विकल्प लोकसभा, तीसरा विकल्प राज्यसभा, चौथा विकल्प राष्ट्रपति, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? पहला संसद। मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? केवल संसद को दिया गया है और किसी को नहीं है। यह पॉइंट एकदम ध्यान से एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा कि मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, मूल अधिकार के संबंध में मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार केवल संसद को है, केवल संसद को है, संसद को है। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार के संबंध में कानून कौन बनाता है, तो यह बस ध्यान रखिएगा, केवल है मेरे भाई। केवल का मतलब समझ लीजिए केवल, और कोई नहीं बना सकता है, केवल संसद ही बनाएगी। मूल अधिकार के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? केवल संसद को दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे साथियों। यदि किसी व्यक्ति के, अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, व्यक्ति शब्द जब भी प्रयोग हो तो वहाँ पे विदेशी भी शामिल हो जाएंगे और भारत के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे। तो व्यक्ति बहुत एक व्यापक शब्द है। भारत के लोगों के लिए नागरिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जब व्यक्ति ऐड हो जाए, कभी भी कहीं भी भारतीय संविधान में यदि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे समझिएगा कि भारत की नागरिक की भी बात हो रही है और विदेशियों का भी बात हो रहा है। जैसे नेपाल के लोग, आपके बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, चीन के लोग, अमेरिका के लोग, ईटीसी कहीं के भी। तो वहाँ के दोनों लोग, एक विदेशी भी और भारत के नागरिक भी। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन बोल रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, हनन होने पर? तो पहला, वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वह हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। मेरे साथियों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर नहीं जा सकते हैं। यह बात को ध्यान में रखिएगा। यह पॉइंट को लिख लेते हैं, यह हमारा तीसरा पॉइंट है। लिखिएगा, मूल अधिकार के, मूल अधिकार के हनन या हनन हनन या उल्लंघन होने पर, उल्लंघन होने पर प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय
और अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो मेरे साथियों, यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। देखिए, एक यहाँ से पॉइंट कितना अच्छा निकल के आ रहा है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है? यह पॉइंट कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, आपका प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। ऐसे भी प्रश्न पूछता है। तो यह पॉइंट को एकदम वीवीआई कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक, चौकीदार, जो भी आप कहिए, कौन है? दो संस्था है, एक है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा और यह हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। लिखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक या चौकीदार, ये एकदम सिंपली भाषा है, चौकीदार। मूल अधिकारों का संरक्षक, यह शब्द को ध्यान में रखिएगा, संरक्षक को, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक या चौकीदार सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है। या सर्वोच्च न्यायालय, या मत करिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय है। तो किसे किसे माना गया है? एक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है और एक हाई कोर्ट को माना गया है। क्या माना गया है? मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को माना गया है। मेरे साथियों, यहां से भी एक पॉइंट और निकलता है। यदि आपसे कोई पूछे, एक बात बताओ, क्या मूल अधिकार वाद योग्य है? क्या इस पे बहस की जा सकती है? इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो बिल्कुल दी जा सकती है। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जा सकता है। तो क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? क्या इस पे बहस हो सकता है? तो आप सीधे कहेंगे कि हाँ, बहस हो सकता है। यदि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो बिल्कुल मूल अधिकार वाद योग्य है। तो यह हमारा 5वां पॉइंट बन जाएगा। लिख लीजिएगा इसको भी। मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब इस पे बहस की जा सकती है, इस पे बात विचार किया जा सकता है। क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मेरे साथियों। आज हम मूल अधिकार से संबंधित बेसिक जानकारी ले रहे हैं, कोई भी अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे। मूल अधिकार से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी है, जहां से प्रश्न बन सकता है, उन सभी बेसिक जानकारियों को देखेंगे, ठीक है। यदि मेरे साथियों कोई आपसे पूछे कि यह बताइए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे? 7 बताएंगे। बिल्कुल एकदम सही जवाब है।
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6 है। कौन एक हटा? संपत्ति का अधिकार। कौन हटा? संपत्ति का अधिकार। और किस संविधान संशोधन के तहत हटा? तो मेरे साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। इस पॉइंट को पहले आइए लिखते हैं। यह हमारा हो जाएगा मेरे साथियों 6वां पॉइंट। लिखते हैं 6वां पॉइंट। मूल संविधान में, लिखिएगा, मूल संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी मेरे साथियों? 7 थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटाकर मूल अधिकार से हटाकर अधिकार से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क, ये ध्यान में रखिएगा आप, अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाकर रख दिया गया। तो मेरे साथियों यदि हम बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। और मूल अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। यह अमेंडमेंट एकदम लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। लेकिन एक बात और गौर करिएगा, जब अधिकार को हटाया गया तो एक अधिकार को जोड़ा भी गया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से मेरे साथियों, एक मूल अधिकार को हटाया गया तो एक मूल अधिकार जोड़ा भी गया। और वह मूल अधिकार कौन सा है? शिक्षा का अधिकार। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। तो एक मूल अधिकार को हटाया गया तो एक मूल अधिकार जोड़ा भी गया है। आइए उसको भी लिख लेते हैं। 7वां पॉइंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथियों, लिखिएगा। 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत
के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को, यह ध्यान रखिएगा, एजुकेशन ऑफ राइट, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पेपर के लिहाज से। यहां से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है आइए देखिए। जैसे एक तो नॉर्मली पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे आप? 7 थी। यह पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7। लेकिन किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को हटा दिया गया। बचा कितना? 6। जब 6 बचा तो एक बाद में जोड़ा गया, ठीक है, लेकिन इसे काउंट नहीं करते हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में काउंट नहीं करते हैं, काउंटिंग में काउंट नहीं करते हैं, उसकी गणना में करते हैं। यह ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 21 का, और इसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया, ठीक है। इस प्रकार मेरे साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछूं तो बताइए आप, क्या मूल अधिकार परिवर्तनीय है या नहीं परिवर्तनीय है? क्या मूल अधिकार को परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। आप देखे हैं कि यहाँ पे एक मूल अधिकार को हटाया गया तो यहाँ पे एक मूल अधिकार को जोड़ा गया, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 8वां पॉइंट लिख लीजिएगा, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मूल अधिकार परिवर्तनीय है, मतलब मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेकिन इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम बचेगा। साथियों नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें तो मूल अधिकार में संशोधन मेरे साथियों केवल विशेष बहुमत से ही किया जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि यह बताइए कि किस प्रकार मूल अधिकार में संशोधन किया जाएगा, तो आप एक ही जवाब दीजिएगा, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत में दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से मूल अधिकार में संशोधन किया जाता है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, मूल अधिकार में संशोधन केवल विशेष बहुमत से किया जाता है। मेरे साथियों विशेष बहुमत में दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की बात करता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के विशेष बहुमत होता है।
पहला विशेष बहुमत कहता है उपस्थित और मतदान के 2/3, और दूसरा विशेष बहुमत कहता है उपस्थित और मतदान के 2/3 और लोकसभा के सीट के 50% यदि बहुमत पड़ता है तभी जाके कोई भी विधेयक पारित होगा। यह दूसरे प्रकार की विशेष बहुमत की बात करता है। उपस्थित और मतदान के 2/3 और लोकसभा और राज्यसभा के 50% यदि वोट पड़ते हैं तभी वह विधेयक पारित होगा, अन्यथा नहीं पारित होगा। तो मूल अधिकार में जब भी संशोधन होता है तो दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से होता है, और वह भी विशेष बहुमत में क्या, 2/3 और लोकसभा और राज्यसभा के 50% सीटों का 50% यदि ऊपर वोट पड़ता है तभी इसमें संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें मेरे साथियों, तो मूल संविधान वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। आइए एक एक जानते हैं कि वह 6 मूल जो अधिकार है वह कौन कौन सा है। तो लिखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मूल अधिकार मूल वर्तमान संविधान में वर्तमान संविधान में 6 है। कितना है मेरे साथियों, 6 है। यह बात को ध्यान में रखिएगा, 6 है। और कौन कौन सा है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार है, और यह कहां से कहां तक है, तो यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो यह अनुच्छेद को भी लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार है मेरे साथियों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और यह जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार मेरे साथियों, यह आपका है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा अधिकार है मेरे साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वह है 23 और 24 में। तीसरा अधिकार लिखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यह केवल 2 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट जो आपका अधिकार है वह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और वह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। आइए उसको भी लिख लेते हैं। चौथा अनुच्छेद, चौथा आपका अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो यह है मेरे साथियों अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक है। नेक्स्ट आपका पांचवा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और यह मेरे साथियों केवल 2 अनुच्छेद में है, 29 और 30। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो केवल अल्पसंख्यक के बारे में यहाँ पे अधिकार दिया गया है, बहुसंख्यक को इस 5वें अधिकार में अधिकार नहीं प्राप्त है, केवल अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है।
लेकिन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है यह, तो अनुच्छेद 29 में है और 30 में है। और लास्ट जो अधिकार हमें है प्राप्त है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और यह मेरे साथियों अनुच्छेद 32 में है। किस में है, अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो मेरे साथियों मूल अधिकार वर्तमान संविधान में कितने हैं, 6 हैं। 6 को देख लिए। पहला क्या है, समता का अधिकार। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 14 से लेकर 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में है। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठवां अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। मेरे साथियों यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं। जैसे में आपका अनुच्छेद 15 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 18(2) केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। 29 जो अभी आप 29 देख रहे हैं यह केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। 30 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक को प्राप्त हैं और कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और लिख भी लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। लिखिएगा कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राप्त है। तो मेरे साथियों यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 15 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 18 क्लॉज 2 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। अब चलते हैं कि वैसे अधिकार जो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, उसको भी देख लेते हैं। आइए लिखते हैं कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो पहले मेरे साथियों यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 14 भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 20 भारत के नागरिक को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है।
अनुच्छेद 21 का इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिक को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। वैसे ही 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। यह पूरे आपके जितने भी अधिकार हैं भारत के नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक को दिया गया है, या कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। तो कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। पेपर में मेरे साथियों जीएस में अथाह है, यहाँ से कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। प्रत्येक अस्त्र और शस्त्र लेके तैयार रहिए कि हम प्रश्न से डील कैसे कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरे साथियों यह बताइए, क्या मूल अधिकार निलंबित हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एक कंडीशन में आपका मूल अधिकार निलंबित हो सकता है, वह कंडीशन है 352। अनुच्छेद 352 जैसे ही लागू होता है मेरे साथियों, वैसे ही कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आइए इसमें क्या प्रावधान है, कैसे कैसे प्रावधान है, एक एक करके समझ लेते हैं। मेरे साथियों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जैसे ही आपका लागू होता है, इसमें है क्या? तो इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, तो मेरे साथियों जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू होता है, वैसे ही 2 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो जाते हैं। यह ध्यान में रखिएगा। एक है अनुच्छेद 358 और एक है अनुच्छेद 359। ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, अनुच्छेद जैसे ही 352 लागू होता है, वैसे ही 2 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो जाते हैं। पहला है अनुच्छेद 358, दूसरा है अनुच्छेद 359। 358 में क्या है? तो 358 में है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह बात को ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही, की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का मतलब निलंबित हो जाता है। ठीक है, समाप्त हटा दीजिएगा। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है, निलंबित हो जाता है। तो मेरे साथियों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 लागू होते ही कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है? तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त थोड़े ही समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही 352 समाप्त हुआ, वैसे ही यह खुद आ जाता है, अपने अस्तित्व में आ जाता है। लेकिन जैसे ही यह लागू हुआ, वैसे ही यह क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 19। अब इसमें क्या है? 359 में मेरे साथियों है कि राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लिख भी लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा कि देखिए इसमें है क्या कि राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को, किसी भी मूल अधिकार का मतलब सभी मूल अधिकार को या कुछ मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सभी, ठीक है ना,
किसको? सभी एफआर को, सभी एफआर को या कुछ एफआर को, मतलब मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। सभी को करना चाहता है तो कर सकता है, या कुछ मूल अधिकार को करना चाहता है तो कर सकता है। यह अनुच्छेद 359 में है, लेकिन बाद में एक संशोधन किया गया। यहाँ पे एक गेम हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक बात कहा गया, और वह कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति करेगा तो 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर ही निलंबित करेगा। तो मेरे साथियों, यह बात को ध्यान में रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन दो अनुच्छेद को छोड़कर। एक है अनुच्छेद 20 और दूसरा है अनुच्छेद 21। यह अस्तित्व में रहेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद भी दो अनुच्छेद अस्तित्व में रहते हैं, पहला 20, दूसरा 21। यह बात को ध्यान में रखिएगा। और यह किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978। लेकिन कौन सा मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 252 लागू होते ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही क्या हो जाता है? निलंबित होता है। कौन सा दो अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा? तो 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। तो मेरे साथियों, यह तो कुछ था मूल अधिकार से संबंधित बेसिक जानकारी। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।